हेलो एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम देख रहे थे अपनी एनसीईआरटी किताब या एनसीईआरटी बुक। ये है अपनी क्लास सिक्स का सॉल्यूशन देख रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का अपन सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसका नाम है मानचित्र। तो चलिए इसमें चलते हैं, अपन देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है और क्या अपने लायक सीखने लायक चीज़ें हैं। सबसे पहले आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल, अपन ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि ग्लोब कैसे काम करता है, पृथ्वी का अक्ष कितने डिग्री पर झुका हुआ है और पृथ्वी का जो घूर्णन काल है, परिक्रमण काल है, उनकी वजह से पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें या क्या क्या अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं। आगे, ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। जब पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। यानी ग्लोब ऐसा होता है, और अपन जब पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, यानी अपन पूरी पृथ्वी के बारे में जानना चाहते हैं, तब तो ये अपने लिए कामयाब होता है। लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर जगह के बारे में जानना चाहेंगे, यानी अपना भारत देश ही है, यानी अपन भारत के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें अपन इस ग्लोब के अंदर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कितने पहाड़ हैं, कितनी नदियाँ हैं, कितनी सीमाएं हैं, कितने राज्य हैं, वो सब अपन ग्लोब में अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। वही चीज़ आगे बताई गई है कि लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। यानी ऐसी स्थिति के अंदर अपन मानचित्र बनाएंगे। ऐसा मानचित्र बना दिया, उसमें अपन अपने देश को दर्शाएंगे। अपने देश में कितनी नदियाँ हैं, कितने राज्य हैं, उन राज्यों की राजधानी कितनी है, पहाड़ कितने हैं, वो सब अपन एकदम मानचित्र की सहायता से अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे बताया गया है कि मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी ये अपनी चपटी सतह हो गई, यहाँ पे अपन ने कोई पैमाना लिया और उस पैमाने की सहायता से अपन ने जो यहाँ पे चित्र बनाया है वो कहलाता है मानचित्र। फिर आगे है कि लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। फिर आगे है कि मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक दूसरे से क्या है कि कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। अब देखो, एटलस किसे कहते हैं? एटलस होता है कि जब बहुत सारे मानचित्रों को एक के बाद एक, यानी जैसे अपनी बुक होती है, बुक के अपन पेज होते हैं, वैसे उन मानचित्रों को बुक के पेजों की तरह रख दिया जाए तो वो कहलाता है एटलस। फिर एटलस विभिन्न प्रकार तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न मानचित्र अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब देखो, ग्लोब में क्या होता है? ग्लोब में अपन मोटी मोटी चीज़ें ही देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कितना जल है, कितने महाद्वीप हैं, कौन कौन सी रेखाएं हैं, और पड़ोसी देशों के बारे में अपन जान सकते हैं। वो सब चीज़ें अपन ग्लोब से अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन जब हमें अपने देश की बात आती है कि हमें अपने देश को देखना है, तब उस पर नदियाँ कितनी हैं, उस देश में राज्य कितने हैं, राज्यों में ज़िले कितने हैं, सब राज्यों की अलग अलग अपनी राजधानियाँ हैं, सबकी नदियाँ हैं, झीलें हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, वो सब ग्लोब में देखना बड़ा ही मुश्किल होता है। उसके लिए अपन मानचित्र बनाते हैं और उन मानचित्रों को, यानी देखो, एक मानचित्र अपन ने पहाड़ों का बना दिया, दूसरा पठारों का बना दिया, तीसरा नदियों का बना दिया, चौथा अपने ज़िलों का बना दिया, पांचवा राज्यों का बना दिया, और उन सब का एक अलग अलग पैमाना भी होता है। और जब उनको इकट्ठा रख दिया जाता है तो वो एटलस बन जाती है। अब ये जो मानचित्र होते हैं इनके भी प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं वो अब अपन देखेंगे। तो सबसे पहला आता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होते हैं कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों और नदियों व महासागरों को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। यानी भौतिक मानचित्र वो हो गए जिनमें अपन पर्वतों को दर्शाते हैं, पठारों को दर्शाते हैं, मैदानों को, नदियों को और महासागरों को। ये सब हो गए अपने भौतिक मानचित्र के अंदर। फिर बात करते हैं राजनीतिक मानचित्र की। इसमें आता है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यानी
एक अपना देश हो गया, देश में कितने राज्य हैं, फिर उन राज्यों में कितने जिले हैं, जिलों में नगर, शहर, गांव या फिर और भी कोई छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, वो सब आते हैं अपने राजनीतिक मानचित्र के अंदर। फिर आते हैं अपने थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होते हैं उसके बारे में अपन देखते हैं कि कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाला मानचित्र इत्यादि। यानी ये देखते हैं, ये अपना भारत हो गया, यहाँ पे ऐसा, अब अपन ने यहाँ पे ऐसे सड़कें बना दी कि ये सड़क ये हो गई, इसकी मान लेते हैं सड़क नंबर 1, सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 3। फिर बताया गया है कि वन, तो यहाँ पे ऐसे वनों का निशान बना दिया कि यहाँ पर ऐसे वन है, फिर ये यहाँ पर ऐसे वन है, तो ये वनों वाला हो गया। तो इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। और इस मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। यानी कोई भी अपन मानचित्र बनाते हैं तो उनके मुख्यतः 3 घटक होते हैं। पहला होता है दूरी, क्योंकि जैसे अपन ने यहाँ पे एक राज्य यहाँ बना दिया और दूसरा राज्य अपन ने यहाँ बना दिया, तो इन दोनों राज्यों के मध्य की जो दूरी होगी वो मानचित्र में, और जो एक्चुअल दूरी होगी यानी जो वास्तविक दूरी होगी वो सब एकदम से समान होगी। दिशा भी एकदम समान होगी कि इस दिशा में, यानी ये राज्य इस राज्य से कौन सी दिशा में स्थित है, ये दिशा भी यहाँ पर एक जैसी ही होनी चाहिए, जो वास्तविक में होती है वैसी ही मानचित्र में होती है। और प्रतीक, प्रतीक होता है कि जैसे सड़क हो गया, सड़क को ऐसे प्रतीक से दर्शा दिया जाता है, जो रेल की पटरियां हो गई उनको ऐसे प्रतीक से दर्शा दिया जाता है। तो ये होते हैं प्रतीक। यानी मानचित्र के मुख्यतः 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब दूरी की बात करते हैं अपन, तो मानचित्र एक आरेखन होता है बिल्कुल, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। ये भी बड़ी सही बात है कि विश्व तो कितना बड़ा है, लेकिन अपन मानचित्र के अंदर उस विश्व को इतने ही मानचित्र में दर्शा दे सकते हैं कि ये अपना पूरा विश्व हो गया। फिर है कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यानी मानचित्र बेशक छोटा हो जाए, लेकिन मान लेते हैं कि इस शहर से और इस शहर तक की बीच की दूरी, जो वास्तविक दूरी है वो 600 किलोमीटर है, तो मानचित्र में भी इन दोनों को इस प्रकार ही दर्शाया जाएगा कि इनके मध्य की दूरी 600 किलोमीटर ही निकल के आए, अगर अपन मापने बैठे तो। फिर है कि यह तभी संभव हो सकता है जब कागज एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है, यानी अपन एक पैमाना लेते हैं, उदाहरण के लिए कि आपके विद्यालय व आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर। मान लेते हैं कि ये अपना घर है यहाँ पर और यहाँ पे अपना विद्यालय हो गया, तो अपने घर से विद्यालय की दूरी हो जाएगी 10 किलोमीटर, मान लेते हैं एक्चुअल में। फिर अगर अपन इसी को ही मानचित्र पर दर्शाना है तो क्या करेंगे कि जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है, यानी अब ये अपन यहाँ पे बनाते हैं मानचित्र। ये तो होगी वास्तविक दूरी। अब मानचित्र में अपन ने ये बना दी स्कूल और ये बना दिया अपने घर। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन ने दर्शा दिया है 2 सेंटीमीटर से मानचित्र पर, और असल में कितनी है 10 किलोमीटर। यानी अब बात करें कि इसका अभिप्राय होगा कि मानचित्र का एक सेमी स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। यानी मानचित्र पर अगर अपन 1 सेंटीमीटर की ऐसे रेखा खींचते हैं तो जो असल में जो वास्तविक दूरी होती है वो हो जाएगी 5 किलोमीटर। ठीक है, यानी मानचित्र में जो इस घर और स्कूल की दूरी 2 सेंटीमीटर थी, वहीं असल के अंदर घर और स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। यानी 2 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 10, तो 1 बराबर हो जाएगा 10/2 यानी 5। यानी 1 सेंटीमीटर की वैल्यू यहाँ पे आ गई 5 किलोमीटर। यानी अगर अपन मैप में 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचते हैं पैमाने की सहायता से, तो वो असल में यानी एक्चुअल दूरी में वो 5 किलोमीटर दूरी ही दर्शाई जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे बात करते हैं कि आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। फिर आगे बात करें कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों को जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी 2 ऐसे बड़े बड़े देश हो गए, एक देश ये हो गया और एक देश मान लेते हैं ये हो गया। अगर अपन इन दोनों को यहाँ पे दूरी मान लेते हैं अपन 2000 किलोमीटर, भाई कि असल के अंदर यानी
जो असली है अपना, असल में इन दोनों देशों के बीच की दूरी है 2000 किलोमीटर। अब क्या बताया गया है कि बड़े क्षेत्रफल वाले महाद्वीप और देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। यानी अब अपन मान लेते हैं कि पैमाने पर 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर। ठीक है, यानी हमने पैमाना मान लिया है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे तो असल में 200 किलोमीटर की रेखा होगी। इसी प्रकार मानचित्र पर 5 सेमी स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। अब आगे बात करें कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। यानी अब ये अपने दो गांव हो गए, गांव 1 और ये अपना हो गया गांव 2। अब इनको कागज पर दर्शाना है तो जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को अपन ने 5 सेंटीमीटर दर्शाया, यानी इन दोनों के मध्य की दूरी है 500 मीटर और अपन ने पैमाने पर दर्शा दिया है इसको 5 सेंटीमीटर से। यानी यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 100 मीटर और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 200 किलोमीटर। तो यानी यहाँ पे अपन ने बड़ा पैमाना लिया है और यहाँ पे अपन ने छोटा। यानी जब अपन बड़े या दो देशों के स्थल पर दूरी बहुत ज़्यादा अधिक होती है वहाँ पे अपन छोटे पैमाने का यूज में लेते हैं और दो गाँव को जोड़ते हैं यानी इनके स्थल खंडों के बीच की दूरी कम है तो अपन बड़े पैमाने का उपयोग लेते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये एक पैमाना बनाया गया है या एक मानचित्र बनाया गया है कि यहाँ पर दुकान हो गई, ये कुआं हो गया, ये विद्यालय है, ये फल का उद्यान है, खेल का मैदान, ये पेड़, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ये पोस्ट ऑफिस और ये विकास का घर, शीला का घर और करीम का घर। अब यहाँ देखते हैं, ये देखो इन्होंने पैमाना लिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। यानी अपन अगर जो अपना स्केल होता है स्केल से यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर की दूरी है ये। यानी अब इन्होंने बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर यानी और 2 सेंटीमीटर बराबर 20, वैसे ही 5 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर 50 मीटर की दूरी ली गई है। अब अपन मानते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे देखो विकास के घर से और करीम के घर तक की मध्य की दूरी मान लेते हैं कि 50 मीटर है तो पैमाने पे अपन इस दूरी को दर्शाएंगे 5 सेंटीमीटर से। ये हो गया अपना पैमाना। ठीक है, ऐसे दर्शाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अपन यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर ऐसे बताया गया। ये देखो ये पैमाना लिया गया है। अब यहाँ पे विकास के घर से सामुदायिक केंद्र की दूरी मान लेते हैं यहाँ पर 100 मीटर है तो पैमाने पे इसको दर्शाएंगे 10 सेंटीमीटर से। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं अपन। अब बात करते हैं दिशा की कि अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ एक तीर का निशान लगा होता है। तीर का निशान कहाँ लगा हुआ है, ये देखो अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ एक तीर का निशान लगा होता है जिसे अपन उत्तर दिशा कहते हैं। अब जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर आरेख कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं या तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि अपने को पता है कि उत्तर दिशा इस तरफ है, यानी ये अपन ने कोई मानचित्र बनाया और यहाँ पे अपन ने ऐसे उत्तर दिशा का ये आरेख खींच दिया। यानी इसका मतलब है कि उत्तर दिशा इस तरफ है तो दक्षिण इस तरफ हो जाएगी, पूर्व इस तरफ हो जाएगी और पश्चिम इस तरफ हो जाएगी। यानी जब अपन को उत्तर दिशा का ज्ञान हो जाएगा तो अपन पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा को अपने आप पता लगा सकते हैं। फिर बताया गया है कि चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिक बिंदु कहलाते हैं। यानी ये तो हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। ये चारों बिंदु कहलाते हैं प्रधान दिक बिंदु। उसके बाद बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, ये अपनी उत्तर पूर्व। फिर बताया गया है कि दक्षिण पूर्व, ये अपनी दक्षिण पूर्व हो गई यहाँ पे। फिर बताया गया है दक्षिण पश्चिम, ये यहाँ पे दक्षिण पश्चिम हो गई। और फिर बताया गया है उत्तर पश्चिम, ये हो गई उत्तर पश्चिम। इन बीच दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। फिर बात करें कि निम्नलिखित स्थान से दिशाओं का पता लगाइए कि विकास का घर, सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान के किस दिशा में है और दुकान से विद्यालय की दिशा, ये अपन जो ऊपर पैमाना पड़ गया है उसकी दिशा की बात की जा रही है।
अब आगे देखते हैं कि हम दिक सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही होती है। यानी ये हो गया दिक सूचक, इसको बोलते हैं दिक सूचक यानी दिशा बताने वाला यंत्र। जो इसकी सुई होती है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण की तरफ ही होगी। आप इसको किसी भी दिशा में लेके चलिए, इसकी जो सुई होगी वो हमेशा उत्तर दिशा को ही व्यक्त करेगी। इसकी सहायता से अपन आसानी से किसी भी दिशा का ज्ञान लगा सकते हैं कि अपन अभी फिलहाल किस दिशा के अंदर खड़े हैं। अब आगे बात करें प्रतीकों की। प्रतीक क्या होते हैं? प्रतीक होते हैं कि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों, कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। यानी अपन कोई भी मानचित्र बनाते हैं, वहां पे घर हो गया, वृक्ष हो गए, पुल हो गए, उनको तो ऐसे बड़ा बड़ा करके नहीं दिखा सकते ना, उनके लिए कुछ ना कुछ तो प्रतीक होगा ही। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों एवं रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना भी आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी भी से भी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से दिशाओं का ज्ञान या क्षेत्र का ज्ञान लगा सकते हैं। अब देखो, ये हो गई अपनी दिशाएं, ठीक है, ये कुछ दिशाएं हैं। ये है रेलवे लाइन वाली। अब बड़ी लाइन जो रेलवे की होती है उसको इस प्रकार के संकेत से दर्शाया जाता है कि मानचित्र पर कहीं पर भी ऐसा संकेत होगा तो हमको समझ जाना है कि ये रेलवे की बड़ी लाइन है। फिर बात करें मीटर लाइन की, तो ये होती है मीटर लाइन। यानी मानचित्र पर अपने को कहीं पर भी ऐसा निशान लगेगा तो अपने को समझ जाना है कि यहाँ पर मीटर लाइन है। और ये होता है रेलवे स्टेशन। अगर ऐसा स्थान हो अपने को, यानी RS लिखा है, तो ये हो गया रेलवे स्टेशन। फिर बात करते हैं सड़कों की, तो ये होगी पक्की सड़कें। पक्की सड़कें इस प्रकार से दर्शाई जाती हैं। फिर अपन बात करें कच्ची सड़कों की, तो कच्ची सड़कों को इस प्रकार से डैश डैश के रूप में दर्शाया जाता है। यानी अगर अपन डैश डैश ऐसे खींच देंगे तो ये कच्ची सड़कों का सूचक है। फिर बात करते हैं सीमाओं की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। फिर राज्य सीमाएं आ गई, उनको इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। और जिलों को दर्शाया जाता है इस प्रकार से। फिर नदी, नदियों को इस प्रकार के प्रतीक होते हैं। यानी मानचित्र पर कहीं अपने को ऐसा प्रतीक नजर आ जाए तो अपने को समझ जाना है कि ये नदी है। कुएं हो जाएंगे इस प्रकार से, तालाब हो जाएंगे, तालाब का सूचक ये होता है, नहर का सूचक ये होता है, और पुल का सूचक ये होता है। फिर बात करें मंदिर की, तो मंदिर इस प्रकार से होते हैं। गिरजाघर, ये गिरजाघर हो गया, ये मस्जिद का सूचक है, और ये छतरी का सूचक है। ये पोस्ट ऑफिस का सूचक है, ये पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस का सूचक है, और ये पुलिस स्टेशन का सूचक है। यानी कहीं पर PS लगा है तो अपने को समझ जाना है कि मैप में या एक्चुअल में यहाँ पर पुलिस स्टेशन है। फिर बात करें कि ये बस्ती का सूचक है कि अगर ऐसा निशान मिल जाए तो समझ जाना है यहाँ बस्ती है, यानी मानव निवास करते हैं। ये कब्रिस्तान का है, ये पेड़ों का सूचक है, और ये घास का सूचक है। तो इस प्रकार के प्रतीक अपन यूज में करते हैं, लेते हैं। फिर बात करें कि मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है और ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। इनको रूढ़ प्रतीक बोला जाता है। अब देखते हैं कि ये अपना एक गांव हो गया, ठीक है, ये क्या है, गांव। अब इस गांव में देखते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा था, ये हो गया अपना गिरजाघर, ये हो गई यहाँ पर एक बस्ती, ये यहाँ पर रेलवे की मीटर लाइन है ना, ये मीटर लाइन है। फिर बात करें, ये यहाँ पर एक पुल बना हुआ है, ये पुल का सूचक है, ये छतरी का सूचक है, और ये यहाँ पे बना हुआ है पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस बना हुआ है, ये तालाब है यहाँ पर, ये नदी है, ये मंदिर है, ये भी यहाँ पर बस्ती बनी हुई है, ये भी बस्ती बनी हुई है, ये विद्यालय है, ये कच्ची सड़क है, ये पक्की सड़क है, और ये अपने बस्ती का सूचक है। तो अपन ने सारे लगा लिए। और ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, क्या है ये, रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन है, कच्ची सड़क, पुल, ये सब अपन ने चीज़ देख ली। और ये अपनी हो गई उत्तर दिशा। अब उधर
ऊपर की तरफ उत्तर है तो नीचे हो जाएगी दक्षिण, इधर हो जाएगी पूर्व और इधर हो जाएगी पश्चिम। तो अपन ने इसको मैप में दिशाओं का ज्ञान भी हो गया है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। अब बात करते हैं कि विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है और भूरा रंग पर्वतों को दर्शाता है, पीला रंग पठारों को और हरा रंग मैदानों को दर्शाने में किया जाता है। अब देखते हैं कि चित्र 4.4 को देखकर पता लगाएं कि नदी किस दिशा में बह रही है। अब ये देखो, ये नदी हो गई। अपन ऐसे बात करते हैं तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो नदी किस दिशा में बह रही है? नदी पूर्व से दक्षिण की तरफ बह रही है, यानी दक्षिण पूर्व दिशा के अंदर बह रही है। फिर बात करते हैं कि डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है। तो ये हो गया डुमरी गांव, और डुमरी गांव के पास से कौन सी सड़क गुजर रही है? पक्की सड़क गुजर रही है, ये पक्की सड़क ही है। ये सुंदरपुर गांव है, ये डुमरी गांव है और ये वसंतपुर गांव है। फिर बात करते हैं किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। सुंदरपुर हो गया ये। सुंदरपुर किस प्रकार की लाइन के पास स्थित है? बड़ी लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। फिर बात करें कि रेलवे पुल की किस तरफ पुल स्टेशन है। रेलवे पुल हो गया अपना ये, और पुल स्टेशन हो गया ये। तो यानी ये हो गया अपना पश्चिम से लेकर दक्षिण, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर पुल स्टेशन है रेलवे पुल की तरफ से। इस प्रकार से अपन मानचित्रों की सहायता से दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेखा चित्र की। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है, वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। यानी अगर अपन कच्चा मानचित्र बना ले तो उसे बोला जाता है रेखा चित्र मानचित्र। अब बात करते हैं खाका की। ये एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। यानी जब अपन अपने घर का निर्माण कराते हैं, जब एक मानचित्र बनवाते हैं कि यहाँ पर कमरा होगा, यहाँ पर रसोई होगी, यहाँ खुला चौक होगा, तो अपन मानचित्र में तो दर्शा सकते नहीं उसको, तो हम उसका बड़ा रूप बनवाते हैं और वो होता है खाका। तो इसे बोलते हैं खाका। तो ये अपना हो गया यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट मानचित्र वाला। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ से आपको PDF मिलेगी और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको यहीं से मिलेगा, अगर यूट्यूब से नहीं मिल रहा है तो। अपनी डेली क्लास आती है, कल अपन इसी क्लास 6 के NCERT का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो आप सब लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।